परिषद और प्रधानमंत्री हम सब का टॉपिक रहेगा आज, इसको कवर करेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद में पहले मंत्री परिषद को डाल लो। मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री या उप मंत्री, उप मंत्री, मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री। प्रधानमंत्री चूंकि मुखिया होता है, क्या होता है? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के मुखिया होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं। जो जो इसको दे दिया जाता है वो अपने विभाग के क्या हो जाते हैं? मुखिया हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुखिया हो जाते हैं। और जो कैबिनेट स्तर के अधीन होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट के अधीन जो होते हैं, के अधीन जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? पहले मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। पहले मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। पहले मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ, लिख लेना। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, ये जान लेना। और स्तर के मंत्री आते हैं। बहुत सटीक बात बता रहे हैं, किताबों में जल्दी मिलेगा नहीं।
मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से छोटा है कि नहीं? मंत्री परिषद में ये प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री आते हैं। 4 लोग आते हैं कि नहीं जी? बोलो जी सर। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कौन आ रहा है? क्या लिख दिए? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के। तो छोटा है कि बड़ा मंत्री परिषद से? हाँ, इसका स्वरूप क्या है? छोटा है कि बड़ा? बोलो। केवल एक मंत्री आ रहे हैं कैबिनेट स्तर के, इसमें कितने आ रहे हैं? तो ये छोटा है कि मंत्री परिषद से बड़ा मंत्रिमंडल? क्या है? छोटा है। क्या है? ठीक है। ये जो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है, केवल एक बार जो प्रयोग हुआ है वो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 में हुआ। कब हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ। एक बार अनुच्छेद 300 मंत्रिमंडल केवल एक बार जो प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में हुआ। उसके बाद कहीं नहीं, उसके बाद कहीं नहीं। क्योंकि तुम जानते हो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, छोटी छोटी जानकारी थी। कोई पूछ लिया, व्यवहारिक रूप से अगर पूछ लेता पहले तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल एक ही था, लेकिन पहली बार एक बार ही केवल मंत्री परिषद का प्रयोग हुआ है, मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। तो उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। उसमें कौन आता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से छोटा होता है और इसका केवल प्रयोग केवल एक बार हुआ है। क्या हुआ है? एक बार हुआ है। एक बार माइक लेते हो जाओ नीचे से। केवल क्या हुआ है? एक बार हुआ। कितने बार? एक बार। अब देखो, हमने मंत्री परिषद अब पढ़ाएंगे। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री मुखिया होता है, उसके साथ साथ में काम करने वाले कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और उप राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री कैबिनेट स्तर के अधीन राज्य मंत्री होते हैं। और कौन होता है? उप मंत्री होते हैं। कौन होता है? उप मंत्री होते हैं। और ये जो मंत्री प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य होता है, एमपी होता है। क्या होता है? लोकसभा का। और जितने कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं सभी लोकसभा के क्या होते हैं? सदस्य। सभी क्या होते हैं? लोकसभा के एमपी होते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसके मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका जवाबदेही मंत्री परिषद का जवाबदेही किसी लोकसभा के प्रति होता है, उत्तरदायित्व किसी और के प्रति। किसका होगा? लोकसभा। किसके प्रति होगा? लोकसभा की। तो लिखो, लिखो पहले। लिखो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली। लिखो ऐसे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली देखो,
सब लोग लिखो। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ इस प्रणाली में मतलब संसदीय प्रणाली में इस प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सभी लोग लिखोगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं। अर्थात एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात अगर एक मंत्री के प्रति यदि अविश्वास पारित हो जाता है तो सभी लिखो, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी काम कर रहा है कि नहीं? भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, मंत्रिमंडल का नहीं। मंत्रिमंडल का नहीं।
मंत्रिमंडल का नहीं। इस प्रणाली में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं। इस प्रणाली में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास पारित हो गया लोकसभा में, तो सामूहिक रूप से क्या करना पड़ेगा? उनको त्याग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। सरकार ही भंग हो जाएगी। इसलिए एक साथ तैरते भी हैं, एक साथ डूब जाते। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है जी? ये प्रश्न पूछा है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। पूछ लेगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है? किसके? लोकसभा के प्रति। एकदम रट लेना, दिमाग में बैठा लेना। राष्ट्रपति के प्रति नहीं। मंत्री हो सकते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? क्योंकि वो लोकसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? किसके प्रति? लोकसभा का। कभी मत डालना राष्ट्रपति, कभी मत डालना किसी के। क्या डालना है? लोकसभा। कोई दिक्कत है? खुद पूछ लिया है कि किस व्यवस्था में मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं? संसदीय प्रणाली में। इसमें संसदीय प्रणाली में। अगर पूछ लिया कि अगर किसी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या कर सकती है? उसको वो सरकार भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्याग देना पड़ेगा। वो त्याग क्या करना पड़ेगा? पूछा कि मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल, लिखो संविधान में, ये भी डालो, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ। एक बार हुआ, वो भी अनुच्छेद 352 लिख लेना। अनुच्छेद 352 कोष्टक में हुआ। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से व्यवहार में, ऐसे लिखो, व्यवहार में मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बराबर होता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बराबर होता है। के बराबर होता है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा है। इसलिए मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा है। अब किसी प्रकार का किसी को दिक्कत?
मंत्री का बयान, अगर एक मंत्री कोई बयान देता है तो इसका मतलब है कि सरकार बयान दे रही है। क्या दे रही है? सरकार, क्योंकि वो मंत्री परिषद का ही एक सदस्य होता है। क्या होता है? मंत्री परिषद का एक सदस्य होता है। इसलिए अगर एक मंत्री अगर बयान देता है कोई चीज को, तो वो क्या माना जाता है कि पूरी सरकार बयान दे रही है। क्या दे रही है? अगर यहां मान लो निष्कांत दुबे ने कोई अगर बयान दिया तो क्या मान जाएगा? निष्कांत दुबे चूंकि मंत्री नहीं है, या कोई भी कैबिनेट लल्लन जो है जैसे बिहार के हैं, अगर कोई बयान दिए तो सरकार की ढांचा बता देगी कि ये सरकार बयान दे रहा है। कौन दे रहा है? बीजेपी एनडीए सरकार बयान दे रही है। एनडीए सरकार बयान दे रही है। समझे? तो एक मंत्री लिखो, एक मंत्री का बयान संपूर्ण सरकार का बयान माना जाता है। जाने इसको साथ साथ में लिखते जाओ। एक मंत्री का बयान संपूर्ण सरकार का बयान माना जाता है। अब हमको ये तो डाल ही रहे हो, अब जो है इसी के साथ ही रहने दो। अब प्रधानमंत्री डालना है। क्या डालना है? प्रधानमंत्री। क्या डालना है? क्या डालना है? डी प्रधानमंत्री। दूसरा कर लो प्रधानमंत्री। तो क्या ना उदाहरण से साबित हुआ कि नहीं? चलो, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले, एक से हेडिंग डालो, इसी में डालो। एक से अधिक कौन? 2 बार। एक से अधिक माने 2 बार कौन बना, 3 बार कौन बना प्रधानमंत्री, वो भी प्रश्न पूछता है। तो एक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने, एक से अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहे, एक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले। प्रधानमंत्री बने कौन? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2 बार बने थे कांग्रेस के। डॉक्टर मनमोहन सिंह। माननीय नरेंद्र मोदी। ये 20वीं बार प्रधानमंत्री के क्रम में 20वां प्रधानमंत्री है। कौन से? मतलब प्रधानमंत्री के क्रम में 20वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। 19वां कार्यकाल पूरा कर लिए, 20वां प्रधानमंत्री चल रहे हैं। 19वां प्रधानमंत्री भी रहे हैं और 20वां प्रधानमंत्री भी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है?
तो कौन क्रम में कौन सा स्थान है इनका? 20वां। पूछ लेगा तो कर लोगे ना। अब पहला कौन था? पंडित जवाहरलाल। तो नीति आयोग का इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र। कोई दिक्कत यहां तक? लिखो। प्रधानमंत्री के सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन तक अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो भी 13 दिन तक केवल। कितने दिन तक? अपनी बहुमत साबित नहीं किए इसलिए हटा दिए गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और सर्वाधिक सीट लाने वाले यही थे। 426 सीट लाए थे अपने इतिहास। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सीट लाने, लोकसभा का सीट लाने वाला कौन है? कौन है? राजीव गांधी। 426 सीट लाए थे। कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? 426 सीट। लिखो। संसदीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में लोकसभा की सर्वाधिक सीट लाने वाला प्रधानमंत्री सर्वाधिक सीट लाने वाला प्रधानमंत्री कौन है? 426 सीट लाए थे। कितने सीट? राजीव गांधी। कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और सबसे अधिक संसदीय इतिहास में लोकसभा का सीट 426 सीट लाकर इतिहास रच दिए। क्या रच दिए? इतिहास रच दिए। लिखो। हो गया? मिटाएं? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे बेटा, चंद्रशेखर ये अपने जीवन काल में न मंत्री रहे और न मुख्यमंत्री रहे। चंद्रशेखर ये बलिया से लोकसभा सीट जीत कर गए थे। क्या जीत कर गए थे? न तो अपने जीवन काल में न मंत्री रहे और न मुख्यमंत्री रहे, सीधे क्या नियुक्त कर दिए गए? प्रधानमंत्री नियुक्त। मतलब किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, सिद्ध हो गया कि नहीं?
हुआ कि नहीं? हाँ, जो मैंने कहा कि किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो चंद्रशेखर इसके उदाहरण है। चंद्रशेखर इसके, लिखो, चंद्रशेखर अपने जीवन काल में न मंत्री रहे, अपने जीवन काल में न मंत्री रहे, अपने जीवन काल में न मंत्री रहे और न प्रधानमंत्री, न सीएम, मुख्यमंत्री रहे। सीधे बलिया विधान लोकसभा का सीट जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। सीधे प्रधानमंत्री बन गए। सीधे सीधे प्रधानमंत्री बन गए। ये भी पूछ लिया किस सीट से प्रधानमंत्री बनेंगे? बलिया लोकसभा। लोकसभा इनका क्या थी? बलिया, उत्तर प्रदेश की बलिया जिला, बलिया बागी। इसी में आंतरिक सरकार भी बलिया में गठित हुई थी। उत्तर प्रदेश की आंतरिक सरकार भी बलिया में गठित, इस बलिया बागी भी कहा जाता है इसको। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कभी सदन का सामना नहीं करी, कभी सदन का सामना। चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी सदन का सामना नहीं किए, जो कभी सदन का सामना नहीं किया। नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, लिखो, नरसिम्हा राव के समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई भारत में। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय, ये बहुत तेज पूछता है, प्रधानमंत्री के समय एलपीजी नीति आई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई भारत में। विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सब नीति आई थी। इसको एलपीजी नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई, जिसमें शुल्क में छूट दिया गया था।
जो सीमा निर्धारित की थी उसमें छूट दिया गया था प्राइवेट सेक्टर की बढ़ावा मंदी से उभरने के लिए। मंदी जब 1991 में आई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, आने वाली थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? 90-91 में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा। इसी समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी है, लिख लो, लिखो ये भी। हर किताबों में नहीं पाओगे बेटा, मैं पहले बता दिया, देश भर का किताब पढ़ लोगे नहीं पाओगे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं, जो अर्थशास्त्री भी हैं, और उदारीकरण के समय 1991 में वित्त मंत्री के पद पर रहे। 1991 के आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री के पद पर रहे। और भारत में एलपीजी नीति लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही, और भारत में एलपीजी नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। उस समय वित्त मंत्री थी। प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहते हुए सर्वाधिक बार लाल किले में झंडा फहराने वाला लिखो। लाल किले में झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। लिखो प्रधानमंत्री के दायित्व से लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार, लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रधानमंत्री झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री लिखो। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री
माओ भंडार नायके हैं, माओ भंडार नायके हैं जो श्रीलंका की हैं, जो श्रीलंका की। हो गया, धन्यवाद आप सबको। और ये चीजें हमेशा जान लेना, एक 60 रुपये में बता दे रहा हूं कि हर प्रश्न पूछता है। बंद कर दो। 74 देखो, अनुच्छेद 74 क्या डाला है? देखो, जो भी प्रधानमंत्री काम करता है, राष्ट्रपति काम करता है, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम नहीं करता है। तो जो भी राष्ट्रपति काम करता है बिना मंत्री के परिषद के सलाह या प्रधानमंत्री के सलाह पर काम नहीं करता। करता है क्या? अगर मंत्री, इसीलिए जो अगर मान लीजिए कि महाभियोग अगर लग जाता है या राष्ट्रपति के जो कार्य जो किया जाता है उसको अवैध इसलिए नहीं घोषित किया जाता है क्योंकि वो मंत्री परिषद के सलाह से ही काम करता है। तो अनुच्छेद 74 में लिखो, 74 एक डालो, 74 एक डालो, लिखो लिखो। इसमें राष्ट्रपति लिखो, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता, इसे लिखो, राष्ट्रपति के उसके कार्यों में सहायता व मंत्रणा देने के लिए राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रणा देने के लिए मंत्रणा देने के लिए मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से या सलाह से और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से या परामर्श से कार्य करेगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करेगा? किसके? मंत्रिपरिषद। इसलिए उसकी जो भी कार्य होता है वो किसकी कार्य मानी जाती है? मंत्रिपरिषद की। किसका? क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें वास्तविक प्रमुख अलग और वैधानिक प्रमुख अलग। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। अब वैधानिक प्रमुख कौन होता है? वैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? ठीक है। तो राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से कोई कार्य नहीं करेगा।
इसलिए उसके कार्य के दौरान किया हुआ कार्य अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा। अनुच्छेद 74(2) अनुच्छेद 74(2) लिखो, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्यों और क्या सलाह दिया और क्या सलाह दिया इसका न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा। इसका न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा, लेकिन किस आधार पर सलाह दिया है, लेकिन किस आधार पर सलाह दिया है इस आधार का न्यायालय में जांच किया जा सकता है। आधार का न्यायालय में जांच अगर यह आधार असंवैधानिक है, अगर यह आधार असंवैधानिक है तो अवैध घोषित किया जा सकता है। जो सलाह दिया है, क्यों दिया, क्या दिया, यह माने नहीं रखता है, किस आधार पर दिया यह माने रखता है। अगर आधार असंवैधानिक है, जो संविधान के अनुकूल नहीं है, वो न्यायालय में जांच भी होगा, अगर अवैधानिक है तो उसको रद्द भी होगा। क्या होगा? रद्द भी होगा। अनुच्छेद 74(2) में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया और क्यों दिया, यह माने नहीं रखता है, लेकिन किस आधार पर उसने सलाह दिया यह माने रखता है। अगर आधार गलत है, बेस अगर उसकी गलत है, जो सलाह देने वाला है असंवैधानिक है, उसको क्या माना जाएगा? अवैध माना। क्या माना जाएगा? अवैध। लिख, अगर आधार अवैधानिक है या असंवैधानिक है तो आधार असंवैधानिक है तो वह सलाह अवैध माना जाएगा। वह आधार क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? देखो क्या हुआ है बेटा, अनुच्छेद 74 केवल मंत्री
अनुच्छेद जो 74 है, मिटा दे इसको। जो अनुच्छेद 74, देखो 74(1) 74(2) किए ना हम, है ना। अनुच्छेद 74 में केवल मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। क्या देता है? इसीलिए एक चीज ट्रिक याद कर लो, अनुच्छेद 74 अगर पूछ लिया, अनुच्छेद 74 को मैंने दो भागों में बांटा। इसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह देता है। क्या देता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या देता है? राष्ट्रपति को क्या देता है? मंत्रणा या सलाह देता है, परामर्श देता है। अनुच्छेद दो भागों में 74 बांटा गया। एक जो है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 74(1) और एक अनुच्छेद 74(2), यही बांटा गया है। यही बांटा गया है ना। तो अगर पूछ लिएगा कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद में देता है, तो डायरेक्ट क्या मारोगे? अनुच्छेद 74। इसका एक क्लियर हो गया कि मंत्री परिषद के बिना सलाह का राष्ट्रपति काम। पूछ लिया कि राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है, तो क्या बोलोगे? किसके? मंत्री परिषद कौन होता है? मंत्री परिषद एक कार्यपालिका होती है जो विधायिका के कार्यों को क्रियान्वयन करती है। जो विधायिका कानून बनाती है, जैसे संसद कानून बनाए उसी के अनुसार काम करेगी। कौन? मंत्री परिषद। क्योंकि मंत्री परिषद कौन होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होते हैं, है कि नहीं? और मंत्री परिषद कौन होता है? मंत्री परिषद में कौन होते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष चुन कर जाते हैं, लोकसभा के सदस्य, सॉरी लोकसभा के, जैसे एमपी सांसद चुन के जाते हैं जो है यहाँ पे। तो सांसद जाकर जैसे 543 सदस्य चुने गए, तो उसमें से कुछ सदस्य को क्या बना जाता है? मंत्री बना देता है। क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ने, लोकसभा का अध्यक्ष भी सांसद होता है, एमपी होता है। वो मंत्री परिषद का कुछ जो सांसदों का एक मंत्री परिषद गठन कराता है। क्या कराता है? जिसका पूरा संचालन होता है। जैसे 543 सदस्य चुन कर गए, कितने? एमपी कितने हुए? 543। उसमें से कुछ लोगों को मान लीजिए 50 लोगों को क्या बना दिया गया? मंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मंत्री बना दिया। और ये मंत्री जो 50 लोगों को मंत्री बनाया, उसको क्या कहा गया? मंत्री परिषद कहा गया। क्या बनाया गया? मंत्री परिषद। इस 50 या पाए ये जो 543 लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अर्थात मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसमें से जो भी मंत्री होता है, अब यही मंत्री परिषद क्या चलाती है? सरकार। क्या चलाती है? लिख, ये क्या चलाती है? केंद्र में सरकार, पक्ष और विपक्ष होता है, जिसका बहुमत साबित हो जाता है, इसलिए कल बहुमत पढ़ाए, तो सरकार चलाती है। अगर इसमें एक भी मंत्री अगर सलाह देता है
या कोई बयानबाजी करता है तो किसकी बयानबाजी मानी चाहिए? किसकी? हाँ, अब चूंकि ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? लोकसभा की। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं कि नहीं? अगर एक लोकसभा के सदस्य हैं तो किसके प्रति जवाबदेही होंगे? लोकसभा। कानून बन गया, उसी के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद क्या करेगी? अब इसी में वैधानिक प्रमुख, मुखौटा जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है? राष्ट्रपति के सलाह देते हैं। किसको? राष्ट्रपति। इनकी सलाह माने प्रधानमंत्री की सलाह, चाहे ये सलाह दे या तो तुम्हारे घर में अगर 10 सदस्य हैं, पिताजी ही मालिक होंगे ना? कौन मालिक होगा? तो पिताजी 10 सदस्यों का मालिक जो पिताजी हैं, तो पिताजी का निर्णय 10 सदस्यों का निर्णय होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो ये है पिता। कौन? प्रधानमंत्री मान लो। ये कौन है? विभिन्न प्रकार के बच्चे, मतलब प्रकार के बच्चे मतलब हर एक परिवार के बच्चे मान लो। तो इनकी सलाह प्रमुख है कि नहीं? तो या तो यह मंत्रिपरिषद सलाह से काम करेगा या तो प्रधानमंत्री से। अगर मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री रहेगा, तो क्या मारोगे? क्या मारोगे ऑप्शन में? प्रधानमंत्री मारोगे। क्या मारोगे? कोई दिक्कत है? तो पूछ लेता है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है, इसलिए उसके दौरान किया हुआ कोई भी कार्य अवैध नहीं माना जाता। कोई भी कार्य अवैध, क्योंकि अपने विवेक से नहीं काम करता है। किसके विवेक से काम करता है? प्रधान। तो अगला टॉपिक क्या होगा? प्रधानमंत्री। अब क्या होगा? प्रधानमंत्री। इसी में रहने दो। बंद कर दो, आगे चलो। अब प्रधानमंत्री आ जाओ।